हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी, इट मींस रेडियो सक्रियता पर। ये जो टॉपिक है अपन लोगों के पास, ये टॉपिक जो अपन लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था नाभिक, उसी में ही आगे अपन लोगों को कंटिन्यू करना है। यही बात समझ में? ठीक, तो आज अपन लोग रेडियो सक्रियता को डिटेल में विस्तार से इस पर अपन लोग क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि जो रेडियो सक्रियता है ये एक तरीके से अपन लोगों के पास क्या है, नाभिकीय परिघटना है। ये अपन लोगों के पास एक तरीके से नाभिकीय परिघटना है। नाभिकीय परिघटना का मतलब कि अगर मेरे को रेडियो सक्रियता पर बात करनी है, रेडियो एक्टिविटी देखनी है, तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? नाभिक के पास जाना पड़ेगा, नाभिक में जाना पड़ेगा। ठीक, और इसको सबसे पहले जिसने डिफाइन करा था वो साइंटिस्ट अपन लोगों के पास थे बेकेरर। वो साइंटिस्ट अपन लोगों के पास बेकेरर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको क्या करा था, ऑब्जर्व करा था, ठीक है ना, 1896 में। ठीक, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिक से मतलब होता है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि जिनकी द्रव्यमान संख्या 200 से ज्यादा है, तो यहां पर अपन लोग उनको क्या मानेंगे? भारी नाभिक मानेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भारी नाभिक होते हैं वो भारी नाभिक स्वतः विघटित होते हैं। स्वतः क्या होते हैं? एक तरीके से विघटित होते हैं। और जब वो विघटित होते हैं तो एक तरीके से क्या करते हैं? विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जब वो विघटित होते हैं तो क्या करते हैं? वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और इन उत्सर्जित विकिरण को ही आगे जाके क्या बोला गया उनको? बैकेरल। क्या बोला गया उनको? बैकेरल विकिरण बोला गया, क्योंकि फिक्स है कि जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करा तो जो विकिरण निकली, उन विकिरण को क्या बोला गया? एक तरीके से बैकेरल विकिरण बोला गया। या फिर अगर मैं बात करूं तो उनको बोला गया रेडियो एक्टिव विकिरण बोला गया। आई बात में? और इस पूरी नाभिकीय परिघटना को, क्या बोला गया? उस नाभिकीय परिघटना को बोला गया रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, एक में से अगर मैं बात करूं तो रेडियो एक्टिविटी बोला गया। आई बात समझ में आप लोगों को? तो बेकेरल ने क्या बोला कि जो भी भारी नाभिक होते हैं वो भारी नाभिक क्या करते हैं? स्वतः विघटित होते हैं। और जब वो विघटित होते हैं तो एक तरीके से विकिरण क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। और जब वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं तो उत्सर्जित विकिरणों को अपन क्या बोलेंगे? बेकेरल विकिरण, या फिर अगर मैं बात करूं तो रेडियो एक्टिव विकिरण बोलेंगे। और इस पूरी घटना को अपन क्या बोलेंगे? तरीके से इस पूरी नाभिकीय परिघटना को अपन क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रियता, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिवता। आई बस में? तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी। ठीक, अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, ये आपने डायरेक्ट बता दिया, हमको समझ में आया, लेकिन कोई नाभिक स्वतः विघटित क्यों रहा है? तो अब अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र पर। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र पर अपन लोगों ने बात करी थी, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, तो वैसे वैसे क्या देखते हैं अपन? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। और याद करो वो पर्टिकुलर वैल्यू आप लोगों के पास आई थी A=56 पर, जो कि फेरस था, लोहा था वहां पे। तो वहां पे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या हो गया? अधिकतम हो गया। लेकिन इसके बाद जब द्रव्यमान संख्या बढ़ी तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होने लग गया? कम होने लग गया। अपन लोगों ने बात करी थी कि जिस नाभिक के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा वो नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। आई बात में? और ये रीजन होता है कि अपन लोगों ने देखा कि जो भारी नाभिक होते हैं, ठीक है ना, याद करो अपन लोगों ने बात करी थी यूरेनियम 92, 238, अब आप देखो 238। तो अपन लोगों ने देखा था कि जो भारी नाभिक होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो भारी नाभिक स्थायित्वता प्राप्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक को तोड़ते हैं। और जो हल्के नाभिक होते हैं वो स्थायित्वता प्रदान करने के लिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं, मतलब आपस में जुड़ के भारी नाभिक बनाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे अपन अब जो भारी नाभिक था, जिसको अपन लोगों ने एक तरीके से यहाँ पे क्या बोला? रेडियो सक्रिय। इसको अपन आगे से क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे रेडियो सक्रिय नाभिक बोलेंगे आगे जाके।
अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पे जो भारी नाभिक थे उन्होंने देखा कि हम उनको स्थायित्वता प्रदान करनी थी। अब स्थायित्वता प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या करा, फैक्ट है कि स्थायित्वता अभी तो प्रदान करेंगे जब द्रव्यमान संख्या कम होगी, और द्रव्यमान संख्या कब कम होगी, जब वो अपने में से विकिरण, मतलब विकिरण में क्या होता है एक तरीके से, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि जब विकिरण की मैं बात करता हूं तो विकिरण जब होता है किसी भी नाभिक में तो देखना वहां पे तीन चीजें आप लोगों के पास निकलती हैं, और इन तीनों पॉइंट को आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। इस विकिरण में जो निकलता है, एक तो निकलता है अल्फा कण। अब अल्फा कण आप सबको पता होता है कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण होता है एक तरीके से हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 2He4 बस में, और एक अपन लोगों के पास निकलता है बीटा कण, और एक अपन लोगों के पास निकलती है गामा किरण। तो जिसमें दो तो कण निकलते हैं और एक ऊर्जा के रूप में निकलते हैं। तो जो विकिरण होते हैं जिन पर आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो विकिरण, जब ये विकिरण उत्सर्जित होता है तो विकिरण में क्या क्या होता है। विकिरण में होता है अल्फा कण। अब देखो 2He4, अब एक अल्फा कण अगर नाभिक से बाहर निकला तो देखो उसकी द्रव्यमान संख्या 4 से कम होगी कि नहीं होगी। अरे बस में तो कैसे भी करके अपने आप को क्या करता है, स्थायित्वता प्रदान करना चाहता है, और वो स्थायित्वता प्रदान करने के लिए वो अपने नाभिक का स्वतः क्या स्टार्ट कर देता है, विघटन स्टार्ट कर देता है। जैसे सिंपल से और मतलब बहुत हेल्दी आदमी जो होता है, जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, 100 किलो के पार, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने फैट को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो फैट वो कहां जाता है, जिम में जाता है, ठीक है ना, और पसीना बहाता है कि नहीं होता। तो वहां पे भी वो जो ऊर्जा निकल रही है किसके रूप में निकल रही है, वहां पे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, अपने फैट को कम करने के लिए, और वो जो फैट जब कम होता है तो पसीने के रूप में बाहर आता है कि नहीं। तो फैक्ट है वही बात यहाँ पर कि जो भारी नाभिक होते हैं वो भारी नाभिक भी स्थायित्वता प्रदान करने के लिए अपन लोग क्या देखते हैं कि वो नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो वो वहां पे क्या करते हैं, अपने नाभिक को स्वतः विघटित करना स्टार्ट कर देते हैं। हरी बात समझ में आप लोगों को। लेकिन जब अपन जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है ना, साइंटिस्टों ने बोला कि भाई ठीक है, बैकेरल को बोला कि भाई ठीक है, जो भी तू बोल रहा है एकदम सही है, इसको आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करो। लेकिन जो बैकेरल साइंटिस्ट थे उस टाइम पर उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, और वो इसको बस यहां तक कि इसको क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए कि जो भी भारी नाभिक है वो स्थायित्वता प्रदान करने के लिए वो क्या करेगा, स्थायित्वता प्रदान करने के लिए वो स्वतः विघटित होगा, और जब वो विघटित होगा तो विकिरण उत्सर्जित होगी। जब विकिरण उत्सर्जित होगी तो उस विकिरण को मैं बैकेरल विकिरण बोलूंगा या रेडियोएक्टिव विकिरण बोलूंगा। इस पूरी नाभिकीय परिघटना को क्या मैं बोलूंगा, रेडियो सक्रियता बोलूंगा, ठीक है ना। वो उसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ठीक एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा, वो कोइंसिडेंसली हुआ, ठीक है ना, उन्होंने देखा ठीक कि एक साइंटिस्ट थे, और वो साइंटिस्ट एक तरीके से क्यूरी दंपत्ति, ठीक है ना, क्यूरी दंपत्ति थे, और उन्होंने क्या करा, एक रेडियो सक्रिय नाभिक, रेडियो सक्रिय नाभिक, और वो रेडियो सक्रिय नाभिक कि उन्होंने क्या करी, खोज करी, और वो रेडियो सक्रिय नाभिक का अपन लोगों के पास रेडियम आई बस में। तो वो रेडियो सक्रिय नाभिक अपन लोगों के पास क्या था, वो रेडियो सक्रिय नाभिक अपन लोगों के पास था रेडियम, ठीक है ना। नॉर्मली जो क्यूरी दंपति थे वो एक तरीके से केमिस्ट्री में क्या करते थे, रिसर्च करते थे। तो वो रिसर्च कर रहे थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या देखा कि एक यौगिक था पिच ब्लेड, पिच ब्लेड नामक एक यौगिक था, ठीक है ना, जिसमें अगर मैं बात करूं तो रासायनिक पृथक्करण से अपन लोगों को एक रेडियो एक्टिव नाभिक मिला, और वो रेडियो एक्टिव नाभिक अपन लोगों के पास क्या था, वो रेडियो एक्टिव नाभिक था अपन लोगों के पास रेडियम। अब रेडियम नॉर्मली अपन सब देख भी चुके होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली वॉच का जो अपन लोगों के पास जो डायल होता है, ठीक है ना, उसमें ये ग्रीन कलर का होता है। नाइट में आप लोगों को, रात में आप लोगों को हरा सा चमकता हुआ नजर आता है। वो एक तरीके से क्या होता है, आप लोग उसको रेडियम ही बोलते हो, और नाइट में आप लोगों को ग्रीन ग्रीन जैसा नजर आता है। तो एक तरीके से क्या है, रेडियो सक्रिय नाभिक है। वो स्थायित्वता प्रदान करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट की, एक कम ऊर्जा वो के रूप में, या एक तरीके से क्या करता है, कम प्रभाव की विकिरणों को क्या करता रहता है, उत्सर्जित करता रहता है। तो जब लैब में ये चीज निकल के आई कि हाँ यार, जो भारी नाभिक होते हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, स्थायित्वता प्रदान करने के लिए लगातार विकिरण का क्या करते रहते हैं, उत्सर्जन। अब ये तो प्रैक्टिकली आया, प्रैक्टिकल है। पिच ब्लेड, एक पिच ब्लेड नामक एक यौगिक था, और उसका रासायनिक पृथक्करण से अपन लोगों को क्या मिला, रेडियम मिला, जो कि एक रेडियो सक्रिय नाभिक था, जो लगातार
अगर मैं बात करूं तो विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन कर रहा था। तो फैक्ट है कि जो बैकेरल, यहां पे इनको पता लग गया कि जो बैकेरल बोल के गए वो एकदम सही बोल के गए। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे जो यहां पे समझ में आ गया कि जो भी बैकेरल बोल के गए वो एकदम परफेक्ट बोल के गए, ठीक है ना। तो क्यूरी दंपति ने भी जाके बोला कि यार जो बैकेरल बोल के गए वो एकदम सही बोल के गए। तो दूसरे साइंटिस्ट ने फिर बोला कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो भी वो बोल के गए वो एकदम सही बोल के गए। तो फिक्स है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन क्यूरी दंपति उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे पाए। आई बात समझ में? फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद दो साइंटिस्ट और आए, रदरफोर्ड और सोडी। तो रदरफोर्ड और सोडी ने जब देखा कि यार इतना शानदार टॉपिक और ये अधूरा कैसे रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर उन्होंने इस पर क्या करी, रिसर्च करी। रिसर्च में उन्होंने देखा कि यार जो भी बैकेरल बोल के गए वो सही बोल के गए और जो भी क्यूरी दंपति बोल के गए वो भी एकदम सही बोल के गए। तो अब अपन इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकली गणितीय रूप देते हैं इसको। तो अब अपन बात करेंगे कि किस तरीके से रदरफोर्ड और सोडी ने इसको एक तरीके से गणितीय रूप दिया। आई बात समझ? तो देखो इसको एक बार पहले, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो देखना अब आप लोग, अब अपन बात करते हैं रदरफोर्ड एवं सोडी के रेडियो एक्टिव विघटन के नियम। रदरफोर्ड एवं सोडी के रेडियो एक्टिव विघटन के नियम। उन्होंने बैकेरल को पढ़ा पूरा, उन्होंने क्यूरी दंपति ने जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो सारा डिस्कस करा, और ये डिस्कस करके उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया, और पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जो अपन लोगों के पास एक तरीके से रेडियो सक्रियता है, या एक तरीके से मैं बात करूं तो नाभिक का जो विखंडन है, नाभिक का जो विखंडन है वो एक तरीके से, मैं लिख देता हूं, नाभिक का विखंडन, नाभिक का विखंडन एक स्वतः और यादृच्छिक प्रक्रिया है। उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा कि एक स्वतः और यादृच्छिक प्रक्रिया, इट मींस ये अपने आप होगी। यादृच्छिक मतलब जब उसकी मर्जी पड़ेगी ना, ठीक है ना, जिस नाभिक को लगा कि अब मुझे स्थायित्वता प्रदान करनी है और वो उसी टाइम से क्या कर देगा, विघटन करना क्या कर देगा, अपना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये एक स्वतः और यादृच्छिक प्रक्रिया है अपन लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। दूसरी बात उन्होंने बोली कि इस प्रक्रिया में, इस नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया में या परिघटना में किसी भी तरीके की भौतिक अवस्था, ठीक, और अगर मैं बात करूं तो रासायनिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक मींस उन्होंने बोला कि ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, इससे आप इस विखंडन की जो प्रक्रिया है इसमें किसी भी तरीके की आप ना तो इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हो, ना आप इस प्रक्रिया को कम कर सकते हो। इसी तरीके से रासायनिक अवस्था की आप इसमें किसी भी तरीके का उत्प्रेरक नहीं डाल सकते कि प्रक्रिया तेज हो जाए या प्रक्रिया क्या हो जाए, अपन लोगों के पास कम हो जाए या प्रक्रिया रुक जाए। तो अपन क्या देखते हैं कि रदरफोर्ड और सोडी ने ये नोटिस करा कि जो अपन लोगों के पास नाभिकीय विखंडन, जो कि एक स्वतः और यादृच्छिक प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरीके की भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई बात समझ? और जो थर्ड उन्होंने बात बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने बोला कि जो भी अपन लोगों के पास, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव
नाभिक की विघटन की दर, विघटन की दर हमेशा समानुपाती होती है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव नाभिक की विघटन की दर हमेशा समानुपाती होती है सक्रिय नाभिकों की संख्या के। आई बात समझ आप लोगों को। तो उन्होंने ये चीज इंपॉर्टेंट दी, उन्होंने बोला कि जो भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव नाभिक है, जो भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव नाभिक है, उस रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन की दर कि वो किस दर से विघटित हो रहा है, वो हमेशा निर्भर करती है किस पर, सक्रिय नाभिकों की संख्या पर। आई बात में, सक्रिय नाभिक वो नाभिक जिनका विघटन नहीं हुआ है। तो फिक्स है कि जितने ज्यादा सक्रिय नाभिकों की संख्या होगी, विघटन की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर आपको ध्यान से देखना है, इसको इस तरीके से अपन समझते हैं। ठीक है, अपन लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक निकाय है, ठीक है ना, कोई भी मेरे पास एक रेडियो एक्टिव निकाय, इसमें मैंने मान लिया कि मेरे पास सक्रिय नाभिक है। सक्रिय नाभिक का मतलब जिन्होंने अभी किसी भी तरीके का कोई विघटन स्टार्ट नहीं करा है, ये मेरे पास एक तरीके से क्या है, सारे के सारे सक्रिय नाभिक है। आई बात में, तो ये मेरे पास सारे के सारे सक्रिय नाभिक है, सक्रिय नाभिक। मैंने मान लिया कि मैं बात कर रहा हूं कि T1 इक्वल टू 0 पे, मतलब अभी कोई टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने मान लिया कि यहाँ पे सक्रिय नाभिकों की संख्या मेरे पास कितनी है, n0। सक्रिय नाभिक T1 इक्वल टू 0 पर मेरे पास सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है, n0। ठीक, टाइम बीता और टाइम बीत गई। एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे पास T2 इक्वल टू कितना टाइम बीत गया, T टाइम बीत गया, और मैंने मान लिया कि अब मेरे पास सक्रिय नाभिकों की संख्या यहां पर कितनी रह गई, n। मेरे पास सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी रह गई, यहां पर n रह गई। मतलब फिक्स है कि कुछ ना कुछ यहां पर एक तरीके से कुछ नाभिक क्या हो गए आप लोगों के पास, विघटित हो गए कि नहीं हो गए। ठीक, तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो T1 इक्वल टू 0 पे सक्रिय नाभिक कितने थे, n0, और T समय में विघटित हो गए सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी रह गई, n0, सॉरी n। तो फिक्स है कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि फिक्स है कि बीच में कोई ना कोई टाइम ऐसा होगा, मान लेते कि dt टाइम में मैंने मान लिया कि विघटित नाभिकों की संख्या कितनी मेरे पास, dn। मान लेते कि dn नाभिक इस टाइम पर क्या हो गया अपन लोगों के पास, विघटित हो गए। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना रेडियो एक्टिव नाभिक की विघटन की दर, विघटन तो कितना हो गया आप लोगों के पास, dn, और दर का मतलब कितना हो गया, dt। तो dn अपॉन में dt, विघटन की दर, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव नाभिकों के विघटन की दर समानुपाती होती है। अब विघटन की दर, अब अपन किसी समय t पर तो बात करेंगे कि इतने समय बाद मैंने देखा तो सक्रिय नाभिक कितने रह गए, तो n के समान। आई बस में, तो ऐसी कंडीशन पर अपन देखते हैं, इस कंडीशन पर अपन लिख देते हैं कि dn अपॉन में dt समानुपाती होगा किसके, n के समानुपाती होगा। आई नहीं आई बात समझ में, देखो इसको एक बार जल्दी से। आई बात समझ में, तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने क्या देखा कि जो विघटन की दर है वो समानुपाती होगी किसी समय t पर सक्रिय नाभिकों की संख्या के। आई बात में, अभी सक्रिय नाभिकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, विघटन की दर भी उतनी अपन लोगों के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। आई बात समझ में आप लोगों को। तो इसी में अपन थोड़ा सा और आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो अपन क्या नोटिस करते हैं कि मेरे पास अब फिक्स समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई एक नियतांक लिखूंगा। तो ऐसी कंडीशन पे dn अपॉन में dt इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास, लैम्बडा इनटू n, लेकिन साथ में किसका साइन लगाऊंगा मैं, माइनस का साइन लगाऊंगा। आई बस में, अब मेरे पास ये जो n है, ये n, ठीक है ना, समय t पर सक्रिय नाभिकों की संख्या को व्यक्त करेगा। आई बात समझ में आप लोगों को। और जो ये लैम्बडा है, इस लैम्बडा को मैं क्या बोलूंगा, समानुपाती नियतांक बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, समानुपाती नियतांक, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा एक तरीके से, रेडियो
एक्टिव नियतांक, या फिर मैं इसको एक नाम और बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एक तरीके से श्याम। आई बात समझ आप लोगों को? ठीक। उसके बाद ये जो dn अपॉन में dt होगा, ये dn अपॉन में dt क्या बताएगा? एक तरीके से विघटन की दर को बताएगा कि कितने टाइम में कितना नाभिक विघटित हो रहा है। और माइनस का साइन क्या बताएगा? माइनस का साइन ये बताएगा कि जैसे जैसे सक्रिय नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी, बहुत ध्यान से सुना, जैसे जैसे सक्रिय नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी, विघटन की दर भी क्या होती चली जाएगी आप लोगों के पास? कम होती चली जाएगी। क्योंकि अपन खुद बात करेंगे विघटन की दर समानुपाती सक्रिय नाभिकों की संख्या के। सक्रिय नाभिक जितने ज्यादा, विघटन की दर उतनी ज्यादा। तो फिर से सक्रिय नाभिक जितने कम होंगे, विघटन की दर भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे कि जो माइनस का साइन है, जो ये ऋणात्मक अपन लोगों के पास जो ये ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह अपन लोगों को ये बताएगा कि जैसे जैसे सक्रिय नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे विघटन की दर भी अपन लोगों के पास क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसको अपन समीकरण नंबर क्या देते हैं? 1 देते हैं। आई बात समझ में? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम अपन, देखना आप इसी में देखना आप लोग। ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास dn अपॉन में dt इक्वल टू माइनस का लैम्डा इनटू n आया कि नहीं आया? तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, n के साथ तो n को ले आओ, t को उधर ले जाओ, तो dn अपॉन में n इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस लैम्डा इनटू dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या करूं? दोनों पक्षों का मैं क्या कर दूं? समाकलन कर दूं। तो जब मैं दोनों पक्षों का समाकलन करूंगा तो dn अपॉन में n बराबर समाकलन माइनस लैम्डा इनटू dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं t कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? 0 से, t1 इक्वल टू 0 से, और t2 इक्वल टू कहां तक जा रहा हूं? t तक। तो फैक्टर जब टाइम 0 का सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी थी? n0। अब सक्रिय नाभिक कितने अपन लोगों के पास? n। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, अब ये 1 अपॉन n है। अब आप याद करो, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि अगर मेरे पास dx अपॉन में x होगा तो उसका समाकलन कितना होगा? log x होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी कंडीशन पे इसका कितना आ जाएगा? log n, और लिमिट पुट कर दूं n0 से n इक्वल टू माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 0 से लेके t dt होगा कि नहीं होगा? और याद करो मैंने आपको बताया था कि जब मैं समाकलन करूंगा dx का, तो वो कितना आएगा मेरे पास? x आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log n माइनस log n0, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली। तो ऐसी कंडीशन पे माइनस लैम्डा, और यहाँ पे कितना बचेगा? t बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक। तो माइनस log के साथ माइनस आ रहा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? log n अपॉन में n0 इक्वल टू माइनस का लैम्डा t। और जब मैं log हटाऊंगा तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा? n अपॉन में n0 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास n इक्वल टू कितना जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। और ये जो मेरे पास समीकरण आती है, ठीक, इसी को मैं एक तरीके से क्या बोलता हूं? इसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूं क्षय समीकरण भी बोल सकता हूं। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं? 2 दे देता हूं। तो मेरे पास एक इक्वेशन था n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, और एक इक्वेशन मेरे पास क्या कौन सी वाली थी? dn अपॉन में dt इक्वल टू माइनस लैम्डा n। ये अवकलन के रूप में, और ये जब अपन इसको हल करा, इस वाली समीकरण को जब अपन ने हल करा तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आया? n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? ठीक। तो इस तरीके से अब जो रदरफोर्ड और सोडी थे उन्होंने बताया कि जो नाभिक विघटित होगा, ठीक, और t समय बाद अगर मुझे देखना है कि अब सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है, तो मैं इस फॉर्मूले से n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t से पता कर सकता हूं कि t समय बाद अब सक्रिय नाभिकों की संख्या मेरे पास कितनी है। आई बात समझ में आप लोगों को? इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक। अब अपन यहाँ पे जो मेरे पास एक डेफिनेशन अपन लोग यहाँ पे एक मतलब जो समानुपाती नियता का है था,
रेडियो एक्टिव नियतांक, या फिर अगर मैं बात करूं तो श्यान, या फिर मैं बात करूं तो लैम्बडा। इसको अपन डिफाइन करते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करूंगा। पहले देखना आप लोग, पहले जो मैं डिफाइन करूंगा वो करूंगा dn अपॉन में dt इक्वल टू माइनस का लैम्बडा इनटू n है कि नहीं। ठीक, अब माइनस का साइन तो यही बता रहा है कि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो विक्टन की तरह वो कम होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसका मोड ले लेता हूँ, मोड पे बात करता हूँ। ये dn अपॉन में dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा इनटू n। तो ऐसे कंडीशन पे लैम्बडा इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, dn अपॉन में dt, और साथ में कितना जाएगा आप लोगों के पास, n आ जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब अगर मेरे को कोई रेडियो एक्टिव नियतांक को परिभाषित करने के लिए बोले तो मैं क्या बोलूंगा कि किसी समय t पर जो विघटन की दर, ठीक है ना, विघटन की दर और किसी समय t पर सक्रिय नाभिकों की संख्या का जो अनुपात होता है वही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, रेडियो एक्टिव नियतांक, इट मींस श्यानक होता है। आई बात, ठीक है बेटा। अब अपन दूसरे तरीके से रेडियो एक्टिव नियतांक की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो आप सबको पता है, दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूं तो n इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है, n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t होता है कि नहीं होता है। अभी अपन लोग सॉल्व करके आए, और जो ये जो समीकरण होती है, ये जो समीकरण है, ये एक तरीके से इसी का तो हल है। इस समीकरण को अपन हल करके ऐसे तो निकाला। अब आप सबको पता होता है कि जो e की पावर होती है, 11th क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस करता है कि जो भी आप लोगों के पास e की घात होती है वो हमेशा एक तरीके से क्या होता है, आप लोगों के पास एक नियतांक होता है। नियतांक से मतलब अगर मैं बात करूं तो वो क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास मात्रकहीन होता है। तो ऐसे कंडीशन पे लैम्बडा t की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आप लोगों के पास क्या आनी चाहिए, नियतांक के रूप में आनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट आनी चाहिए। और वो कांस्टेंट मैंने मान लिया 1 से अच्छा तो कोई कांस्टेंट होता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करूं तो लैम्बडा t इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो t इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। अब कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे रखो, अगर आप लैम्बडा की वैल्यू 1 अपॉन t रखोगे, t से t कैंसिल हो गया, तो देखो अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट e की पावर, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन में t इंटू t हो जाएगा, t से t कैंसिल। ऐसी कंडीशन पे n नॉट इक्वल टू कितना हो गया, -1। अभी बस में तो अब -1 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, n नॉट अपॉन में e। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो e की वैल्यू होती है वो अपने पास 2.71 अप्रोक्सीमेटली, लगभग कितनी होती है, 2.71 होती है। तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो n इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, एक तरीके से n नॉट अपॉन में 2.71, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 0.37 n नॉट। और जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 37% n नॉट। तो अगर मैं इन सबको एक साथ लिखूं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट अपॉन में e इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37% ऑफ n नॉट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने क्या देखा, अपन लोगों ने ये देखा कि जो आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव नियतांक है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास एक तरीके से जो रेडियो एक्टिव नियतांक है एक तरीके से समय के व्युत्क्रम के क्या आप लोगों के पास बराबर है। तो अपन लोगों ने देखा कि जब लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन टी होगा, अरे बस में जब आप लोगों के पास लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन टी आ जाएगा, उस टाइम पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, उस समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभ की कितने गुना रह जाएगी, 1/e गुना रह जाएगी। या फिर अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक मान की केवल कितने प्रतिशत रह जाएगी, 37% रह जाएगी। तो लैम्बडा इक्वल टू जब 1 अपॉन टी होगा, या अगर मैं सिंपल सी बात करूं जब समय 1 अपॉन लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पर सक्रिय नाभिकों की संख्या 1/e गुना हो जाएगी, या फिर प्रारंभिक मान की केवल कितने प्रतिशत रह जाएगी, 37% रह जाएगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन किसी भी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। देखो इसको एक बार,